So hello everyone, I welcome you all. Now in the last of the revision lecture, we were about to complete the chapter capital gains. और capital gains वाले chapter में in fact हमने प्रायोरिटी 1 और 2 पढ़ लिया था, प्रायोरिटी 3 बचा है विच इज़ क्वाइट अ क्विक डिस्कशन. अपन उसको बस एक क्विक मैनर में रिकैप करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. एग्जाम का फोकस प्रायोरिटी 3 पर इतना नहीं होता है, इसीलिए अपन ने उसको मार्क इनफैक्ट प्रायोरिटी 3 किया है. इट्स लेसर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स. अब देखिए प्रायोरिटी 3 में बहुत सारे अलग अलग केसेस दिए हैं और उन सब केसेस में एक अलग तरह का ट्रीटमेंट है, स्पेशल ट्रीटमेंट है, इसलिए हमने उसको प्रायोरिटी 3 मार्क करके अलग से उसको नोट्स में लिख दिया है. अब यहां पर जो सबसे पहला केस आता है वो आता है गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस का. वैसे तो गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस का पूरा ट्रांजैक्शन आप पढ़ चुके हैं, पर एक और बार मैं आपको क्विक वे में वापस रिवाइज करा रहा हूं. तो देखिए, जिसने गिफ्ट दिया, ए ने असेट बी को गिफ्ट किया या ए की डेथ पर असेट बी को इनहेरिट हो गया, तो ए के लिए ये एक ट्रांसफर है, पर ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है एज पर सेक्शन 47. द ट्रांसफर ऑफ असेट अंडर गिफ्ट विल और इनहेरिटेंस इज एग्जम्प्ट. सेक्शन इज सेक्शन 47. तो ए ने असेट बी को गिफ्ट किया, ए के लिए ये डेफिनेटली एक ट्रांसफर है, पर ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है. अब दूसरी चीज आती है बी, जिसे ये असेट मिला. जब बी को ये असेट मिला तो क्या उस समय गिफ्ट टैक्स लगा बी को? अगर उस समय बी को गिफ्ट टैक्स नहीं लगा था, ए ने असेट बी को दिया, बी को गिफ्ट टैक्स नहीं लगा, से वो रिलेटिव थे या 50,000 तक का था या कवर्ड गिफ्ट नहीं था, जो भी था, तो बी को तो गिफ्ट टैक्स नहीं लगा. अब बी को गिफ्ट टैक्स नहीं लगा, बी उस असेट को सब्सिक्वेंटली आगे बेच रहे हैं. बी जब उस असेट को सब्सिक्वेंटली आगे बेचेंगे तो बी को कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और बी का होल्डिंग पीरियड रहेगा ए प्लस बी, एंड बी का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, दैट इज कॉस्ट ऑफ ए. और इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर के समय से करेंगे. ये अपन ने मंजुला जे शाह का केस लॉ पढ़ा था, उससे हमको ये जानकारी होनी चाहिए. एक और चीज दी गई है कि ए ने असेट बी को गिफ्ट किया, बी को उस समय गिफ्ट टैक्स लग गया. अब अगर बी को उस समय गिफ्ट टैक्स लग गया तो जब बी उस असेट को सब्सिक्वेंटली बेचेंगे तो बी का होल्डिंग पीरियड तो रहेगा ए प्लस बी, पर बी की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी वो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू या गाइडलाइन वैल्यू रहेगी. जिस दिन गिफ्ट टैक्स लगा उस दिन की जो भी गाइडलाइन वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू है, अब वो बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी. सो दैट इज द केस विच इज गिवन. होल्डिंग पीरियड विल बी ओल्ड प्लस न्यू, बट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द फेयर मार्केट वैल्यू और द गाइडलाइन वैल्यू ऑन दैट डेट. उस दिन की जो भी गाइडलाइन वैल्यू मार्केट वैल्यू है, अब वो बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी. अब दूसरा केस आता है पार्टीशन ऑफ एचयूएफ. देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शन है, जैसे ही अपन ने गिफ्ट का केस पढ़ा जिसमें ओरिजिनल ट्रांसफर एग्जम्प्ट है, पर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर में होल्डिंग पीरियड विल बी ओल्ड प्लस न्यू एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर. इन केसेस को मैं कहता हूं कि ये डेफरमेंट ऑफ टैक्स है. लॉ मेकर्स का इंटेंशन ये है कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन पर टैक्स नहीं लगेगा, पर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगेगा. जैसे ही असेट शुरू से उनके पास है, सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी टेकन एज द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर. इसको मैं कहता हूं डेफरमेंट ऑफ टैक्स, कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में तो टैक्स नहीं लगा, पर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन में पूरे डिफरेंस पर टैक्स लग गया, जैसे कि शुरू से असेट मिस्टर बी के पास है. ऐसी केस पार्टीशन ऑफ एचयूएफ का है कि एचयूएफ के पास एक असेट है, एचयूएफ के पार्टीशन पे ये असेट मेंबर को दिया गया. एचयूएफ से जब असेट मेंबर को दिया गया, इट इज अ ट्रांसफर बाय द एचयूएफ टू द मेंबर. ये एक ट्रांसफर है, पर ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट है. मेंबर जब इस असेट को सब्सिक्वेंटली बेचेंगे तो मेंबर का होल्डिंग पीरियड रहेगा एचयूएफ प्लस मेंबर ए प्लस बी, और मेंबर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, दैट इज कॉस्ट ऑफ द एचयूएफ. तो कुल मिलाकर एचयूएफ ने जब मेंबर को असेट दिया तब तो टैक्स नहीं लगेगा, पर मेंबर जब उस असेट को सब्सिक्वेंटली बेचेंगे तो टैक्स वैसे ही लगेगा जैसे शुरू से असेट एचयूएफ के या मेंबर के पास है. सो द प्रपोजिशन इज लाइक दिस. अब it results in a deferment of tax, you can say. अब अगला केस आता है अमालगमेशन ऑफ कंपनी. तो ए लिमिटेड विच इज द अमालगमेटिंग कंपनी, इन्होंने
बी लिमिटेड को असेट्स ट्रांसफर किए अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। सो अमालगमेटिंग कंपनी ने अमालगमेटेड कंपनी को असेट्स ट्रांसफर किए अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। दिस इज अ ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय वन कंपनी टू अनदर कंपनी। इट इज अ ट्रांसफर बट दिस ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स जो है वो ए लिमिटेड को नहीं लगेगा। ट्रांसफर है पर ये ट्रांसफर को एग्जम्प्ट किया गया है। और बी लिमिटेड जब इस असेट को सब्सिक्वेंटली बेचेगी तो बी लिमिटेड का होल्डिंग पीरियड रहेगा ए प्लस बी, और बी लिमिटेड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, दैट इज कॉस्ट ऑफ ए। इसी प्रकार से शेयर होल्डर के एंगल से प्रपोजिशन ये दिया हुआ है कि ए लिमिटेड के शेयर्स थे शेयर होल्डर के पास ए लिमिटेड के शेयर थे। अंडर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन उन्होंने ए लिमिटेड के शेयर्स दिए और ए लिमिटेड के शेयर्स देकर बदले में उन्हें बी लिमिटेड के शेयर्स मिल गए। ए लिमिटेड के शेयर्स देकर जब उन्हें बदले में बी लिमिटेड के शेयर्स मिले, सो दिस इज अ ट्रांसफर। ए लिमिटेड के शेयर्स दिए, बदले में बी लिमिटेड के शेयर्स मिल गए। इट इज अ ट्रांसफर बट दिस ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। शेयर्स देके शेयर्स मिलना ट्रांसफर है, एक्सचेंज है, पर यह ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। ओरिजिनल ट्रांसफर एग्जम्प्ट है, पर सब्सीक्वेंटली जब वो बी लिमिटेड के शेयर्स आगे बेचेंगे तो ऐसी परिस्थिति में उसका होल्डिंग पीरियड जो लिया जाएगा, शेयर्स का होल्डिंग पीरियड जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा ए प्लस बी, दैट इज ऑफ ए लिमिटेड एज वेल एज बी लिमिटेड। और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो ली जाएगी वो ली जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस असेट। उनके पास जो ए लिमिटेड के शेयर्स थे उसकी कॉस्ट, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। तो होल्डिंग पीरियड रहेगा पुराना प्लस नया, एंड कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट। पुरानी कंपनी के शेयर जो उनके पास थे वो कॉस्ट रहेगी। कुल मिलाके दिस एंटायर प्रोपोजिशन लीड्स टू डेफरमेंट ऑफ टैक्स, कंपनी के एंगल से भी, शेयर होल्डर के एंगल से भी। अगला ट्रांजैक्शन जो अपने नोट्स में दिया गया है वो है डीमर्जर ऑफ कंपनीज। डीमर्जर ऑफ कंपनीज के केस में भी यही प्रपोजिशन है कि ए लिमिटेड एक कंपनी थी, उसकी कई यूनिट्स थी, उनमें से एक यूनिट उन्होंने बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी। जब ए लिमिटेड की एक यूनिट बी लिमिटेड को ट्रांसफर हुई तो उस यूनिट के सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज बी लिमिटेड को ट्रांसफर हो गए अंडर द स्कीम ऑफ डीमर्जर। जब ए लिमिटेड की उस पर्टिकुलर यूनिट के सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज बी लिमिटेड को ट्रांसफर हुए अंडर द स्कीम ऑफ डीमर्जर, इट इज अ ट्रांसफर। ए लिमिटेड से असेट्स बी लिमिटेड को ट्रांसफर हो रहे हैं अंडर डीमर्जर, ये एक ट्रांसफर है पर यह ट्रांसफर एग्जम्प्ट है। फिर बी लिमिटेड जब इन असेट्स को सब्सिक्वेंटली बेचेगा, तो बी लिमिटेड के लिए इन असेट्स की होल्डिंग पीरियड लिया जाएगा ए प्लस बी, और बी लिमिटेड के लिए इन असेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर ए लिमिटेड। कुल मिलाके इट रिजल्ट्स इन अ डेफरमेंट ऑफ टैक्स। ए लिमिटेड ने जब बी लिमिटेड को असेट ट्रांसफर किए उस समय तो टैक्स नहीं लगेगा, पर बी लिमिटेड जब उसे सब्सिक्वेंटली बेचेगी टैक्स ऐसे लगेगा जैसे शुरू से वो असेट बी लिमिटेड के पास है। ऐसे ही शेयर होल्डर की बात कर सकते हैं। शेयर होल्डर के पास ए लिमिटेड के शेयर्स थे, डीमर्जर के समय उन्होंने ए लिमिटेड के शेयर्स सरेंडर किए और उसके बदले उन्होंने उनको ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों के शेयर्स मिल गए। अमालगमेशन में तो क्या होता है कि ए लिमिटेड के शेयर सरेंडर करते हैं और बी लिमिटेड के शेयर मिल जाते हैं। यहां क्या हो रहा है कि ए लिमिटेड के शेयर सरेंडर किए और उन्हें ए लिमिटेड एज वेल एज बी लिमिटेड दोनों के शेयर मिल गए। अंडर द स्कीम ऑफ डीमर्जर जब उन्हें ए लिमिटेड के बदले दोनों कंपनी के शेयर मिल गए तो ये एक ट्रांसफर है, ए लिमिटेड के शेयर देना और दोनों कंपनी के शेयर मिलना। इट्स अ ट्रांसफर, पर ये जो ट्रांसफर है ये एग्जम्प्ट है। ठीक है, ऐसा सेक्शन 47 में दिया हुआ है। अब सब्सिक्वेंटली वो ए लिमिटेड के शेयर्स भी बेचेंगे और बी लिमिटेड के शेयर भी बेचेंगे। जब वो सब्सिक्वेंटली ए लिमिटेड के शेयर बेचेंगे तो होल्डिंग पीरियड विल बी ओल्ड प्लस न्यू एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी ओल्ड कॉस्ट, एंड दी बी लिमिटेड के शेयर बेचेंगे तब भी होल्डिंग पीरियड विल बी ओल्ड प्लस न्यू एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी दी ओल्ड कॉस्ट। बट द प्रॉब्लम इज कि ओल्ड कॉस्ट को हमको
दोनों कंपनी में अब डिवाइड करना पड़ेगा। पहले एक शेयर था, अब वो स्प्लिट होके दो कंपनी का शेयर कन्वर्ट हो गया, तो हमें दोनों कंपनी में उस कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। वो कॉस्ट को दोनों कंपनी में कैसे डिवाइड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला आप यहां पर देखोगे, नोट्स में दिया हुआ है। एंड दिस फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस कि पुरानी कंपनी के बदले नई कंपनी के जो शेयर मिले, नई कंपनी को हम लोग कहते हैं रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट रहेगी टोटल कॉस्ट, जो डीमर्ज कंपनी की थी, पुरानी कंपनी की जो अपन ने शेयर्स खरीदे थे उसकी टोटल कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय द नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय द नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी बिफोर डीमर्जर। तो डीमर्जर के पहले जो वैल्यू थी वो डिनोमिनेटर आ गया, और डीमर्जर के बाद जो बुक वैल्यू ऑफ असेट्स ट्रांसफर किए अंडर डीमर्जर वो न्यूमरेटर आ गया। उस प्रोपोर्शन में हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके फिर फाइनली हमारी जो भी कॉस्ट है वो बी लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में से इतनी बी लिमिटेड के शेयर की कॉस्ट आ गई, तो बची हुई जो कॉस्ट है वो ए लिमिटेड में एलोकेट कर देंगे। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस वैल्यू एज अबव, तो वो अपनी अल्टीमेटली ए लिमिटेड के शेयर्स की कॉस्ट आ जाएगी। ये कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। अल्टीमेटली इट्स अ डेफरमेंट, कॉस्ट पुरानी लेंगे, होल्डिंग पीरियड ओल्ड प्लस न्यू लेंगे, पर वो जो डेफरमेंट करेंगे उसका मैकेनिज्म क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए डेफरमेंट का जो मैकेनिज्म है वो ये हो रहा है कि हम कॉस्ट को अलोकेट कर देंगे दोनों कंपनी में, और होल्डिंग पीरियड जो लेंगे वो तो ओल्ड प्लस न्यू ले लेंगे। दैट इज द प्रपोजिशन। इसके बाद अगला केस जो अपने नोट्स में आता है दैट इज द केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स टू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। तो बेसिकली हमारे पास कोई कन्वर्टिबल डिबेंचर्स थे, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स थे, और वो अब कन्वर्ट हो गए शेयर्स में, या मान लो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी थे, वो लिखा नहीं है यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी थे और अब वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए। तो कन्वर्टिबल शेयर्स या डिबेंचर्स का कन्वर्जन हो गया इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दैट कंपनी। इस कन्वर्जन के समय शेयर होल्डर पुराने असेट देगा, डिबेंचर देगा, और बदले या डिबेंचर होल्डर डिबेंचर देगा और अब उसे शेयर मिल जाएगा। पुराना असेट देकर अब उसे नया असेट मिल जाएगा। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का जब कन्वर्जन होगा तो पुराना असेट देके नया असेट मिल जाएगा। ये एक्सचेंज, पुराना असेट देकर नया असेट मिलना, इज अ ट्रांसफर, बट दिस ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। और सब्सिक्वेंटली अब वो जब नए शेयर बेचेंगे, नए कंपनी के जो भी शेयर या डिबेंचर उनको मिले जब वो बेचेंगे, तो इट विल रिजल्ट इन अ डेफरमेंट ऑफ टैक्स। होल्डिंग पीरियड विल बी ए प्लस बी एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द कॉस्ट ऑफ ओल्ड असेट। तो इस प्रकार से डेफरमेंट ऑफ टैक्स ऑपरेट होगा। अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का शेयर वगैरह में कन्वर्जन होता है तो ऐसी परिस्थिति में कन्वर्जन के समय तो कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर के समय होल्डिंग पीरियड एंड कॉस्ट विल बी ओल्ड प्लस न्यू। सो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट विच इज गिवन। उसके बाद आता है सिक्स्थ पॉइंट, कंसोलिडेशन ऑफ 2 और मोर यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड। तो ये बेसिकली ऐसा प्रपोजिशन है कि मेरे पास कोई 2-3 यूनिट थी म्यूचुअल फंड की, उनकी एक स्कीम थी कंसोलिडेशन की। तो स्कीम के अंतर्गत पुराने सभी म्यूचुअल फंड का कंसोलिडेशन होकर एक नई यूनिट बन गई। ये जो कन्वर्जन हुआ है, पुरानी यूनिट का नई यूनिट में कन्वर्जन हुआ है, दिस कन्वर्जन इज अ ट्रांसफर। कंसोलिडेशन ऑफ 2 और मोर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इनटू न्यू यूनिट, इट्स अ ट्रांसफर। तो ये एक ट्रांसफर है, ट्रांसफर तो है पर ये एग्जम्प्ट है। और सब्सिक्वेंटली जब मैं नई यूनिट बेचूंगा तो उस समय मेरा नई यूनिट का होल्डिंग पीरियड रहेगा ओल्ड प्लस न्यू, और मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी ओल्ड, द कॉस्ट ऑफ ओल्ड यूनिट। तो होल्डिंग पीरियड रहेगा ओल्ड प्लस न्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी ओल्ड। सो द प्रपोजिशन इज दैट सिंपल दैट इट विल रिजल्ट इन अ डेफरमेंट ऑफ टैक्स। तो देखिए मैं ऐसा कहता हूं कि गिफ्ट, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, अमालगमेशन, डीमर्जर, कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल यूनिट्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सब जो है अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट इट रिजल्ट्स इन अ डेफरमेंट ऑफ टैक्स। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जम्प्ट है, सब्सिक्वेंटली जो नए असेट को आप बेचोगे तो वहां पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, होल्डिंग पीरियड ओल्ड प्लस न्यू रहेगा एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी ऑफ द न्यू असेट। उसके बाद अगला पॉइंट आता है द सेवेंथ पॉइंट, दैट इज डीलिंग विथ सिक्योरिटीज अलॉटेड अंडर राइट्स इशू। अब देखिए
शेयर से संबंधित कुल मिला के जो प्रपोजिशन है वो ऐसा है कि अगर मान लो मेरे पास मैं शेयर्स वगैरह खरीदता हूं, बाद में उसको बेचता हूं, ये शेयर्स अगर मुझे प्राइमरी मार्केट में अलॉट हुए थे तो ये 4 तरीके से हो सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में अलोकेट हुए थे ये। अगर नॉर्मल कोर्स में ये अलोकेट हुए थे, मतलब मैंने कंपनी से शेयर्स खरीदे थे, नॉर्मल कोर्स में सब्सक्राइब किए थे, जब या पब्लिक इशू आया था उसमें खरीदे थे, वॉटेवर, अगर ये नॉर्मल कोर्स में अलोकेट हुए थे तो होल्डिंग पीरियड विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जितने में खरीदा वो कॉस्ट, होल्डिंग पीरियड भी तब से चालू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अगर ये शेयर्स मुझे राइट इश्यू में अलोकेट हुए थे, अगर ये शेयर एंड सिक्योरिटी मुझे राइट्स इश्यू में अलोकेट हुई थी, तो ऐसी परिस्थिति में दी होल्डिंग पीरियड विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो जब से मुझे ये राइट इश्यू में शेयर्स वगैरह अलॉट हुए, अलॉटमेंट के दिन से ही मेरा होल्डिंग पीरियड चालू होगा। एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसमें ऐसा नहीं होगा कि बाजार भाव कॉस्ट लेंगे, जितने में अपने को मिले वो अपनी कॉस्ट है, जो भी अपनी परचेज प्राइस है वो अपनी कॉस्ट है। इसमें एक चीज और है कि मान लो किसी ने शेयर खरीदने के राइट को रिनंसिएट किया, तो अगर कोई राइट को रिनंसिएट करता है तो जो राइट को रिनंसिएट करता है उसके लिए होल्डिंग पीरियड उतना होता है जब से उसको राइट मिला, जब तक उसने उस राइट को रिनंसिएट किया, पर उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाती है निल। तो क्योंकि उसको तो राइट फ्री में मिल गया, वो राइट उसने किसी और को बेच दिया, तो हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल और उसको कैपिटल गेन लग जाता है। और जिसने ये रिनंसिएट किए हुए वाले शेयर्स खरीदे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है जिसमें 2 कंपोनेंट आ गए, वो जो उसने कंपनी को दिया और वो जो उसने रिनंसिएटर को दिया। तो मान लो मुझे शेयर खरीदने का राइट मिला था, मैंने आपके फेवर में रिनंसिएट कर दिया, मुझे कैपिटल गेन लगेगा, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल। मैंने आपको 10 रुपए में राइट रिनंसिएट किया तो मेरी कॉस्ट निल, 10 रुपए मेरा सेल कंसीडरेशन, मुझे 10 रुपए पे टैक्स लग जाएगा। आपने 10 रुपए में वो राइट खरीदा, 50 रुपए कंपनी को दिए, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60 रुपए, 10 रुपए जो आपने मुझे दिए प्लस 50 रुपए जो कंपनी को दिए, दिस टोटल अमाउंट विल बी टेकन एज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई बोनस इशू के अंतर्गत राइट खरीदता है, तो बोनस में अगर कोई शेयर्स मिलते हैं उसको, तो ऐसी परिस्थिति में जनरली उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, क्योंकि बोनस में तो फ्री में मिल गए, तो हिज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन एज निल। हिज होल्डिंग पीरियड शुड बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो उसको बोनस जब से अलॉट हुआ तभी से उसका होल्डिंग पीरियड लिया जाएगा। होल्डिंग पीरियड विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन एज निल। ये बेसिक रूल है। कुछ केसेस हैं जहां पर क्या होता है कि कॉस्ट जो कि निल है विल बी रिप्लेस्ड बाय द फेयर मार्केट वैल्यू। तो जैसा एक केस आता है कि अगर 2001 से पहले बोनस मिल गया है, 1 अप्रैल 2001 का रूल अपने को पता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कॉस्ट विद द फेयर मार्केट वैल्यू। तो 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर बोनस मिल गया है तो कॉस्ट विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद द फेयर मार्केट वैल्यू एंड इन दैट केस कॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द मार्केट, मतलब निल विल बी रिप्लेस्ड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ 2001। या फिर अगर 2018 वाला ट्रांजिशनल प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड वाला, तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड वाला ट्रांजिशनल प्रोविजन अप्लाई हो रहा है तो कॉस्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2018। निल विल बी रिप्लेस्ड बाय द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2018। और तीसरा और आखिरी केस और आता है एंड दैट इज द केस ऑफ बोनस स्ट्रिपिंग। तो अगर बोनस स्ट्रिपिंग का प्रोविजन लगता है कि आपको रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले ओरिजिनल यूनिट मिली और रिकॉर्ड डेट पर आपको बोनस मिल गया और रिकॉर्ड डेट के 9 महीने के अंदर आपने ओरिजिनल यूनिट को बेच दिया, तो ओरिजिनल यूनिट का जो लॉस होता है वो लॉस आपको तब डिसअलाउ हो जाएगा पर उसे बोनस की कॉस्ट मान लिया जाएगा। दैट इज सेक्शन 94(8) बोनस स्ट्रिपिंग। ठीक है, अपन अलग से उसको एक चैप्टर में पढ़ते हैं, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय ट्रांजैक्शन इन सर्टेन सिक्योरिटीज। दिस सेक्शन इज 94(8) जिसके अंतर्गत ये दिया हुआ है कि बोनस मतलब ओरिजिनल यूनिट की कॉस्ट को, लॉस को आप डिसअलाउ कर दो और उसे बोनस की कॉस्ट मान लो। पर ये प्रोविजन तब अप्लाई होता है जब रिकॉर्ड डेट के 3 महीने पहले खरीदा,
रिकॉर्ड डेट पर बोनस मिला और रिकॉर्ड डेट के 9 मंथ्स के अंदर हमने यूनिट को बेच दिया, एंड इट अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, नथिंग एल्स। तो वहां भी हम क्या करते हैं कि बोनस की कॉस्ट निल की जगह ले लेते हैं वो लॉस जो ओरिजिनल यूनिट पे हुआ, ओरिजिनल यूनिट का जो लॉस है उसे बोनस की कॉस्ट मान लिया जाता है। और चौथा और आखिरी केस आता है इन द केस वेयर द असेट आर अलॉटेड अंडर ईसॉप। तो अगर ईसॉप के अंतर्गत शेयर्स अलॉट होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम ये करते हैं कि ईसॉप के केस में द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज टेकन, मतलब क्योंकि क्या होता है कि जिस दिन कंपनी अपने एम्प्लॉय को ईसॉप में शेयर्स देती है तो उस दिन शेयर होल्डर को परक्विजिट के रूप में टैक्स लग जाता है, तो वो परक्विजिट वैल्यू अब एम्प्लॉय की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया जाता है। वो जो भी परक्विजिट वैल्यू है अब एम्प्लॉय के लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाता है। अब ये तो आ गया अगर शेयर्स अलॉट होते हैं इन दी प्राइमरी मार्केट। अगर शेयर्स प्राइमरी मार्केट में अलॉट होते हैं तो नॉर्मल इशू के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नॉर्मल, होल्डिंग पीरियड बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। राइट इशू के केस में बेसिकली होल्डिंग पीरियड इज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नॉर्मल जितने कंपनी को आपने दिए। प्लस यहां एक चीज और दी गई है कि अगर आपने रिनंसिएशन में इनको लिया था तो वो जो रिनंसिएटर को आपने दिया वो भी आपकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा। एंड तीसरी चीज आती है वेयर दी मतलब रिनंसिएटर को भी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, टेकिंग दी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज निल। उसके अलावा बोनस इशू के केस में एज सच दी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज निल, बट इन सम केसेस दी cost nil is replaced by the fair market value of 2001 और 2018 और 94.8 अगर बोनस ट्रिपिंग लग गया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द लॉस जो ओरिजिनल यूनिट पे हुआ है। और ईसॉप में अगर शेयर्स अलॉट हुए थे तो क्योंकि उस दिन एम्प्लॉय को फेयर मार्केट वैल्यू को परक्विजिट मानते हुए टैक्स कर लिया गया है तो अब वही वैल्यू उस एम्प्लॉय के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। सो दैट इज द प्रोपोजिशन वी हैव एंड वी हैड। अब उसके बाद अगली चीज आती है द नेक्स्ट ऑफ द थिंग इज वेयर शेयर्स वर परचेज्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। हमने मतलब कंपनी से इशू वगैरह नहीं लिया, हमने तो बाजार से उसको खरीदे, दोस्त से खरीदे, कहीं से भी खरीदे, अपन ने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे। तो अगर ये शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे, अगर ये शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे मतलब डीमैट नहीं थे, अगर ये शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे तो सवाल ये है कि अब अपने कौन से वाले शेयर बेचे। पूरा झगड़ा ये है कि हमने कौन से वाले लॉट में से शेयर बेचे। अपने पास मल्टीपल लॉट में शेयर्स हो सकते हैं कि अपन ने जनवरी में भी खरीदे थे, अप्रैल में भी खरीदे थे, नवंबर में भी खरीदे थे। तो जब हमने शेयर बेचे तो जनवरी वाला लॉट बेचा या अप्रैल वाला या नवंबर वाला, उसी बेसिस पे तय होगा होल्डिंग पीरियड, उसी बेसिस पे तय होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर जनवरी वाले लॉट में से बेचे तो वही अपनी कॉस्ट हो जाएगी, नवंबर वाले लॉट में से बेचे तो वही कॉस्ट हो जाएगी। तो शेयर्स कौन से वाले लॉट में से बेचे इज द क्वेश्चन। तो उसका बेसिक जवाब यह है कि अगर फिजिकल है तो हर शेयर का एक शेयर सर्टिफिकेट नंबर होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। तो आपने जो भी डिस्टिंक्टिव नंबर सरेंडर किया, जब शेयर्स बेचे जो भी डिस्टिंक्टिव नंबर ट्रांसफर किया वही आपका लॉट है। तो शेयर्स उसी लॉट में से बेचे जिसका डिस्टिंक्टिव नंबर आपने सरेंडर किया। और अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में थे, फिजिकल फॉर्म में थे, तो वो वाला लॉट बेचा जो शेयर आपने सरेंडर किया। पर अगर शेयर डीमैट फॉर्म में थे तो ऐसी परिस्थिति में अगर शेयर्स डीमैट फॉर्म में थे तो ऐसी परिस्थिति में हमें फीफो मेथड फॉलो करना पड़ेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉट। तो हमारे डीमैट में जो पहले शेयर्स आए वो हमने पहले बेचे। दैट इज द सिस्टम, वी विल अडॉप्ट फीफो मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉट। यहां पे छोटे मोटे इशू है कि मान लो एसएससी के पास एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट है तो ये फीफो अकाउंट वाइज लगेगा या सारे अकाउंट मिला के लगेगा। तो उनका ये कहना है फीफो विल अप्लाई अकाउंट वाइज। तो जिस अकाउंट से शेयर बेचे उसी अकाउंट के बेसिस पर फीफो अडॉप्ट किया जाएगा। दूसरी चीज ये आती है कि अगर एसएससी के पास पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में थे, बाद में उसने डीमैट करा के उसे बेचा, तो होल्डिंग पीरियड तो वहीं से चालू होगा जहां से फिजिकल शेयर उसने खरीदे थे। सिर्फ ओनली फॉर लॉट आइडेंटिफिकेशन हम ये बात कर रहे हैं कि फीफो मेथड अप्लाई होगा, अदरवाइज तो होल्डिंग पीरियड वहीं से चालू होगा जहां से उसने ओरिजिनल शेयर खरीदे थे। तीसरी एक बात और आती है कि फिजिकल शेयर्स में वैसे तो वी डोंट अप्लाई फीफो, हम तो ये करते हैं कि वो वाला लॉट
डिस्टिंक्टिव नंबर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं जो बेचा था। फिजिकल शेयर में वी अडॉप्ट डिस्टिंक्टिव नंबर, दैट इज द मेथड वी अडॉप्ट। पर उनका यह कहना है कि फिजिकल शेयर्स में भी अगर हमने डिस्टिंक्टिव नंबर का हिसाब नहीं रखा है तो वी विल अडॉप्ट फीफो। तो जनरली वी डोंट अडॉप्ट फीफो इन फिजिकल शेयर्स, पर अगर वहां नंबर नहीं रखा है, हिसाब नहीं रखा है कि कौन सा लॉट बेचा, तो वी विल अडॉप्ट फीफो। सो दैट इज द नेक्स्ट ऑफ द केस। तो ये सब शेयर्स वगैरह की कहानी पूरी हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इंडिविजुअल असेट ट्रांसफर टू एचयूएफ। तो देखिए, जब मेंबर ऑफ एचयूएफ को असेट ट्रांसफर करता है तो ये एक ट्रांसफर है बाय द मेंबर टू एचयूएफ। ये ट्रांसफर टैक्सेबल है, ये ट्रांसफर एग्जम्प्ट नहीं है। मेंबर ने जब असेट एचयूएफ को ट्रांसफर किया, सो इट्स अ ट्रांसफर बाय द मेंबर टू एचयूएफ, इट्स अ ट्रांसफर विच इज टैक्सेबल, इट्स नॉट एग्जम्प्ट। एचयूएफ जब इस असेट को सब्सिक्वेंटली बेचता है, एचयूएफ जब इस असेट को सब्सिक्वेंटली बेचता है तो दो बातें होती है। मेंबर ने जब असेट एचयूएफ को ट्रांसफर किया था तो क्या क्लबिंग प्रोविजन लगा था सेक्शन 64(2) का? अगर मेंबर ने असेट एचयूएफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया था तो क्लबिंग प्रोविजन लगा था। मेंबर अगर एचयूएफ को असेट ट्रांसफर करता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो क्लबिंग प्रोविजन लगता है, एचयूएफ की इनकम मेंबर के हाथ में क्लब हो जाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मेंबर ने असेट एचयूएफ को ट्रांसफर किया था तो मेंबर को तो टैक्स लग गया, पर अगर क्लबिंग प्रोविजन लगा था तो एचयूएफ जब इस असेट को बेचेगा तो एचयूएफ का होल्डिंग पीरियड रहेगा मेंबर प्लस एचयूएफ, और एचयूएफ की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी कॉस्ट ऑफ मेंबर, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मेंबर ने एचयूएफ को दिया तब भी टैक्स लग गया, और एचयूएफ जब आगे बेचेगा तो भी एचयूएफ के लिए कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट ऑफ मेंबर, एंड एचयूएफ का होल्डिंग पीरियड लेंगे मेंबर प्लस एचयूएफ। सो इट विल एक्चुअली अमाउंट टू अ डबल टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर एज वेल एज एचयूएफ। पर यह होगा। और फिर अगर मेंबर ने असेट एचयूएफ को दिया, उस समय मेंबर को टैक्स लग गया, और ये ट्रांसफर जो था ये एडिक्वेट कंसिडरेशन में था। अगर ये ट्रांसफर एडिक्वेट कंसिडरेशन में था तो क्लबिंग नहीं लगेगा, क्लबिंग नहीं लगेगा तो मेंबर जब एचयूएफ उस असेट को बेचेगा, अगर क्लबिंग नहीं लगा तो जब एचयूएफ उस असेट को बेचेगा तो होल्डिंग पीरियड रहेगा केवल एचयूएफ का, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी केवल एचयूएफ की। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोपोजिशन विच इज देयर। मेंबर ने अगर एसेट एचयूएफ को दिया, उस समय अगर क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगा तो एचयूएफ जब बेचेगा तो एक नॉर्मल टैक्सेशन होगा, पर उस समय अगर क्लबिंग प्रोविजन लग गया, 64(2) लग गया, तो ऐसी परिस्थिति में एचयूएफ जब बेचेगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड होल्डिंग पीरियड विल बी टेकन ऑफ द मेंबर एज वेल एज एचयूएफ। इट विल इन फैक्ट रिजल्ट इन अ डबल टैक्सेशन। तो दिस इज द प्रोपोजिशन इन फैक्ट विच इज देयर। अब उसके बाद अगला केस आता है सेल्फ जनरेटेड एसेट्स का। तो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जैसे कि गुडविल ऑफ अ बिजनेस, टेनेंसी राइट्स, लूम आवर्स, रूट परमिट, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी गुड्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विथ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं इनकी बात की जा रही है। इन सेल्फ जनरेटेड एसेट्स में जब इन असेट को बेचेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, पर इनकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, अगर ये सेल्फ जनरेटेड है तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी निल, अगर ये खरीदे गए हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी परचेज प्राइस। तो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में एज सच द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी निल, पर अगर ये खरीदे गए हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी परचेज प्राइस। अब यहां पर देखो, जो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स के यहां नाम लिखे हैं, इनके केस में तो अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ले ली जाएगी या परचेज प्राइस ले ली जाएगी, पर एक कंट्रोवर्सी ये है कि इनके अलावा अगर कोई सेल्फ जनरेटेड एसेट है, जैसे यहां लिखा है गुडविल ऑफ अ बिजनेस, तो गुडविल ऑफ अ बिजनेस में तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ले ली जाएगी, पर अगर गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन है, अगर गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन है तो वहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल नहीं ले सकते। तो वहां क्या करेंगे, तो कोर्ट्स ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में कैपिटल गेन विल फेल। इन द केस ऑफ गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, कैपिटल गेन विल फेल, देयर यू कैन नॉट टेक द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज निल।
छोटा सा प्रपोजिशन है जो ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन था, क्या करेंगे? अपना सिंपल आंसर है गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन में कैपिटल गेन विल फेल। अब उसके बाद अगला केस आता है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो लिक्विडेशन का ट्रांजैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना। कंपनी ने लिक्विडेशन के समय शेयर होल्डर को कोई असेट दिया। वैसे तो कंपनी लिक्विडेशन के समय शेयर होल्डर को पैसे देती है, पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कंपनी ने लिक्विडेशन के समय शेयर होल्डर को कोई असेट दिया। अगर कंपनी लिक्विडेशन के समय शेयर होल्डर को कोई असेट देती है तो कंपनी के लिए इट इज अ ट्रांसफर ऑफ असेट, बट दिस ट्रांसफर ऑफ असेट बाय द कंपनी इज एग्जम्प्ट। कंपनी जो शेयर होल्डर को असेट दे रही है कंपनी के लिए ट्रांसफर है, बट दिस ट्रांसफर इज एग्जम्प्ट। और शेयर होल्डर, ठीक है, कंपनी को तो टैक्स नहीं लगेगा, ये क्लियर हो गया। शेयर होल्डर लिक्विडेशन के समय अपने शेयर रिलिंग्विश कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है, और बदले में कंपनी से असेट ले रहा है। शेयर होल्डर के लिए कैपिटल गेन टैक्स है, शेयर का ट्रांसफर है, इट इज अ कैपिटल गेन टैक्स। शेयर होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, पर शेयर होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स लगने के लिए होल्डिंग पीरियड क्या लेंगे शेयर होल्डर का? तो होल्डिंग पीरियड विल एंड ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तो जो भी अपना लिक्विडेशन की डेट है उस दिन शेयर होल्डर का शेयर्स का होल्डिंग पीरियड एंड हो जाएगा। और शेयर होल्डर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? तो उनका यह कहना है कि देखो, जो लिक्विडेशन के समय शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर का सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो जितनी कॉस्ट है उतनी ले लेंगे, सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? शेयर होल्डर का सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? तो उनका यह कहना है कि शेयर होल्डर को कंपनी से जो भी मिला, जो भी असेट मिला, उस असेट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है इट गोस टुवर्ड डिविडेंड, कंपनी से जो मिला एक हिस्सा जाता है एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उनका क्या कहना है कि वो हिस्सा जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो डिविडेंड हो जाएगा, और जो बचा हुआ हिस्सा है दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन। तो फॉर कैपिटल गेन सेल कंसिडरेशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड। शेयर्स दिए मैंने, बदले में कंपनी से मुझे असेट मिला, तो वो जो असेट मिला उसकी मार्केट वैल्यू ले लो माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर 222C। 222C सेक्शन डिविडेंड अपन ने अदर सोर्सेज में रिवाइज किया, और वो ये कहता है 222C, इट सेज कि लिक्विडेशन के समय कंपनी जो शेयर होल्डर को असेट देती है कंपनी के लिए वो कैपिटल गेन है, और वो कैपिटल कंपनी के लिए कंपनी जो शेयर होल्डर को असेट देती है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डिविडेंड होता है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी जो शेयर होल्डर को असेट दे रही है टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इट इज डिविडेंड, ऐसा 222C में लिखा है। तो वो जो डिविडेंड हो गया वो डिविडेंड के रूप में टैक्स कर लो, और डिविडेंड के अलावा जो कंसिडरेशन हो गया वो कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। तो लिक्विडेशन के समय मान लो 500 रुपए मिले शेयर होल्डर को, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट से 280 रुपए ये डिविडेंड हो जाएगा, तो 280 रुपए डिविडेंड के रूप में टैक्सेबल हो जाएगा, और 500 जो मिले माइनस 280 ये बचा हुआ हिस्सा कैपिटल गेन में आके टैक्स हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड 500 माइनस डिविडेंड 280, तो जो बचा हुआ हिस्सा है 220 रुपए वो कैपिटल गेन का सेल कंसिडरेशन हो जाएगा। सो दैट इज द प्रपोजिशन विच इन फैक्ट इज गिवन अप हियर, एंड द प्रपोजिशन इज सिंपल कि लिक्विडेशन के समय कंपनी की जहां तक बात आती है कंपनी को तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, शेयर होल्डर की जहां तक बात आती है शेयर होल्डर के लिए कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। उसका सेल कंसिडरेशन रहेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड माइनस डीम्ड डिविडेंड अंडर 222C, डिविडेंड उधर टैक्स होगा, कैपिटल गेन में इधर टैक्स लगेगा, एंड होल्डिंग पीरियड ऑफ शेयर्स विल एंड ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। फिर ये जो शेयर्स हैं, जब शेयर होल्डर इन शेयर्स को बेचेगा सब्सिक्वेंटली, तो शेयर होल्डर के लिए ये शेयर्स मतलब इन असेट को जो भी मिला उसे कंपनी से, शेयर होल्डर जब उस असेट को सब्सिक्वेंटली बेचेगा तो शेयर होल्डर के लिए उस असेट का होल्डिंग पीरियड रहेगा कंपनी प्लस शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो रहेगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तो जो उस दिन की मार्केट वैल्यू है वो अब शेयर होल्डर की कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि उस वैल्यू पे तो टैक्स लगा चुका है। 500 रुपए उस दिन की मार्केट वैल्यू थी,
उस 500 रुपए पे कुछ अमाउंट पे डिविडेंड के रूप में टैक्स दे चुका है, कुछ अमाउंट पे कैपिटल गेन के रूप में टैक्स दे चुका है। तो उस दिन की जो भी मार्केट वैल्यू थी, अब वो इनफैक्ट शेयर होल्डर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। सो दैट इज सम स्मॉल प्रोपोजिशन विच इज गिवन। लिक्विडेशन के बाद अब अगला केस आता है आर्कियोलॉजिकल वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर। तो आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल वर्क है, ड्राइंग, पेंटिंग है, कोई मतलब आर्टिस्टिक पुरातत्व की चीज है, और वो आपने गवर्नमेंट को बेच दिया, गवर्नमेंट के म्यूजियम में रखने के लिए, या उनकी जो भी वैल्यू होती है अच्छी, गवर्नमेंट के लिए उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो मान लो कोई राजा महाराजा हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और उनके पास बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, पुराने जमाने की चीजें हैं, तलवारें हैं, अब वो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया फॉर कीपिंग इन द गवर्नमेंट्स म्यूजियम। तो अगर कोई आर्कियोलॉजिकल वर्क गवर्नमेंट को बेच देता है, दे देता है, तो ऐसी परिस्थिति में कैपिटल गेन टैक्स जो है उसके ऊपर एग्जम्प्ट है। अगर आप गवर्नमेंट को देते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। सो दैट इज द प्रोपोजिशन। अब अगला और आखिरी केस आता है रिवर्स मॉर्गेज। तो रिवर्स मॉर्गेज का सिंपल रूल ये है कि बोरोवर ने अगर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंतर्गत बैंक को कोई असेट ट्रांसफर किया, मेरे को लोन चाहिए था, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने एक रिवर्स मॉर्गेज का अरेंजमेंट किया जहां पर आज मैं उस असेट की ओनरशिप बैंक को दे देता हूं और बदले में बैंक मुझे वो असेट मॉर्गेज कर देता है, मुझे वो असेट दे देता है यूज करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो इसमें बैंक का राइट सिक्योर होता है, क्योंकि असेट की ओनरशिप बैंक के पास आ जाती है तो बैंक का राइट ज्यादा सिक्योर होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंतर्गत बैंक को असेट देता है, या जब वो लोन का रीपेमेंट कर देता है, तो बैंक उस असेट की ओनरशिप वापस उस बोरोवर को ट्रांसफर कर देती है। मतलब बोरोवर और बैंक के बीच का जो ट्रांजैक्शन है अंडर द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, दिस ट्रांसफर इज समथिंग विच इज एग्जम्प्ट। एनी ट्रांजैक्शन ऑफ असेट अंडर द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम इज एग्जम्प्ट। तो बोरोवर जब असेट बैंक को देता है या बैंक जब असेट बोरोवर को देती है अंडर द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम, इट इज एग्जम्प्ट। That was the last proposition under the chapter capital gain। एक और सेक्शन है सेक्शन 55 है, हालांकि वो कोई काम का नहीं है, पर हाँ अपन उसको भी रिवाइज कर ही लेते हैं, कर रहे हैं तो। प्रपोजिशन ये है कि कैपिटल गेन में कई सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर असेट की फेयर मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है। जैसे पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पर जब फर्म असेट पार्टनर को देती है तो द फेयर मार्केट वैल्यू इज द सेल कंसिडरेशन। ठीक है, आपको पता होगा फेयर मार्केट वैल्यू इज द सेल कंसिडरेशन। इसी तरह से सेक्शन 50C में गाइडलाइन वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर इज द सेल कंसिडरेशन। पर अगर हम गाइडलाइन वैल्यू को चैलेंज करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट बिकम्स द सेल कंसिडरेशन, तो वहां भी फेयर मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही एग्जांपल और अपन ले सकते हैं कि इन द केस ऑफ से असेट एक्वायर्ड प्रायर टू 2001, 2001 से पहले अगर असेट को एक्वायर किया गया है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट इज द सेल कंसिडरेशन, is the cost of acquisition. Cost is substituted with the fair market value of 2001. तो कैपिटल गेन में कई सारी ऐसे टाइमिंग आती है, जगह आती है जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट इज इंपॉर्टेंट, और वो जो भी जगह आती है जहां पर फेयर मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए इनका यह कहना है कि एओ चाहे तो मार्केट वैल्यू खुद ही अनुमान लगा ले, या एओ एक एक्सपर्ट की मदद ले सकता है, एंड दैट एक्सपर्ट इज अ रजिस्टर्ड वैल्यूएशन ऑफिसर। ये वैल्यूएशन ऑफिसर उस प्रॉपर्टी को एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करके फैसला देंगे कि इस असेट की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो एन एक्सपर्ट वैल्यूएशन ऑफिसर विल कम, ही विल मेजर द प्रॉपर्टी, उसको नापेंगे, उसको वैल्यू करेंगे और बताएंगे कि इस असेट की मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इन जनरल एओ, इन जनरल असेसिंग ऑफिसर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, पर अगर वो चाहें, जहां भी मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है वहां पर अगर चाहें तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यू निकलवा सकते हैं। इन जनरल तो मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, पर जहां जहां मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है
वहां पर एओ एक वैल्यूअर की मदद से मार्केट वैल्यू निकलवा सकते हैं। ठीक है, उनने कुछ लिमिट दी है जो बड़ी नॉमिनल है। उनका कहना है कि अगर एओ का अनुमान है कि मार्केट वैल्यू और कंसीडरेशन में 25,000 का अंतर होगा, ठीक है, या 15% विच एवर इज लेस का अंतर होगा, 25,000 मान लो, तो 25,000 से ज्यादा का डिफरेंस एओ को लगता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकते हैं। 25,000 कुछ नहीं होता है। अभी आप सोचो 25,000 का डिफरेंस तो अभी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होती है, करोड़ों में होती है, तो इसलिए ये कोई मतलब नहीं है। एओ चाहे तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर की मदद ले सकता है जहां भी मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ही कैन टेक द हेल्प ऑफ अ वैल्यूएशन ऑफिसर। सो दैट इज समथिंग द लास्ट ऑफ द पॉइंट्स। इसके साथ कैपिटल गेन हेड का पूरा रिवीजन हो जाता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि ये रिवीजन जो है आपको एक बार नहीं देखना चाहिए, यू शुड सी इट मल्टीपल टाइम्स, यू शुड ट्राई टू रिपीट इट योरसेल्फ, नोट्स अपने सामने रखने चाहिए ताकि चीजें बहुत अच्छे से अपने को याद रहे। सो दैट इज इट। सो ठीक है, ये वाला चैप्टर अपना हो जाता है। नाउ लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर।